नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास जहाज नंबर 302 पार्ट 3। एक ही निगाह देखने पर स्पष्ट हो रहा था कि मरे ज़्यादा देर नहीं हुई, क्योंकि कमीज और बेड पर बहकर बिखरा खून अभी गीला था। तूने देखा है इसे पहले कभी? जगमोहन ने पूछा। नहीं, पहली बार, वो भी मरी हालत में देख रहा हूँ, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। जगमोहन बेड के पास पहुंचा और ध्यानपूर्वक उसके चेहरे को देखा। फिर जेब से तस्वीर निकाली, जो कि उसी सूटकेस में से व्यक्ति की निकली थी। जगमोहन ने तस्वीर को देखा। मरने वाला कोई और ही था। सोहनलाल ने पास पहुंचकर तस्वीर को देखा। यह किसकी तस्वीर है? अनीता गोस्वामी के सूटकेस में पड़ी मिली थी, लेकिन मरने वाला यह नहीं है, जगमोहन ने कहा और तस्वीर वापस जेब में डाल ली। नजरें लाश पर जा टिकी। बहुत बेरहमी से मारा गया है इसे, सोहनलाल ने कहा। नहीं, जगमोहन की निगाह लाश पर जा टिकी। चाकू मारने वाला अनाड़ी था। ध्यान से चाकू के वारों को देखो। घबराहट और अनाड़ीपन से वार किए गए हैं। गाल पर चाकू का वार, सिर पर भाले की तरह धंसा पड़ा चाकू इस बात की गवाही दे रहा है कि जिसने भी इसे मारा वो इस हद तक घबराया हुआ था कि उसे समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ वो चाकू मारे कि यह मर जाए। सिर पर जब हत्यारे ने चाकू का वार किया तब तक यह यकीनन मर चुका होगा। सोहनलाल एकाएक कुछ न कह सका। यह घर अनीता गोस्वामी का है जो 3-4 दिन से महादेव के साथ थी? जगमोहन ने उसे देखा। हाँ। यकीन के साथ कह सकते हो? हाँ, पूरा दावा है। बाद में बताऊंगा कि किस दम पर दावा कर रहा हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे ख्याल में अनीता गोस्वामी ने ही यह कत्ल किया है। यह बात तुम कैसे कह सकते हो? सोहनलाल के होठ सिकुड़े। इसलिए कि हत्या करने वाला अनाड़ी था। वो अनाड़ी अनीता गोस्वामी से बढ़िया और कौन हो सकता है? यह तो कोई तर्क नहीं हुआ। मेरे ख्याल से तो मेरा तर्क ठीक है, लेकिन अपने तर्क को मैं कोई सबूत नहीं बता रहा हूँ। अगर यह हत्या अनीता गोस्वामी ने नहीं की तो कम से कम यह तो पक्का ही है कि किसी अनाड़ी हत्यारे ने की है जो घबराया हुआ था। सोहनलाल ने जगमोहन को देखा। अब क्या करना है? हम दोनों यहाँ की तलाशी लेते हैं, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। यहाँ से हमें ऐसी कोई चीज़ तलाश करने की कोशिश करनी है जिसका वास्ता 302 नंबर से हो। ठीक है, मैं मरने वाले की तलाशी लेता हूँ, शायद इसके बारे में कुछ पता चले, जगमोहन ने कहा और बेड पर पड़ी लाश के कपड़ों की जेब टटोलने लगा। सोहनलाल दूसरे कमरे में चला गया। जगमोहन को उसकी जेब में से पर्स के अलावा कुछ नहीं मिला। पर्स खोलकर चेक किया तो उसमें मौजूद एकमात्र काम की चीज़ ड्राइविंग लाइसेंस मिला, जिस पर मरने वाले का नाम गोपाल कुमार और उसका पता लिखा हुआ था। जगमोहन ने ड्राइविंग लाइसेंस अपनी जेब में डाल लिया और पर्स वापस लाश की जेब में। उसके बाद कमरे में निगाहें दौड़ाई। एक तरफ ड्रेसिंग टेबल थी। जगमोहन ड्रेसिंग टेबल को चेक करने लगा। वहाँ कोई भी काम की चीज़ नहीं थी। कमरे में पड़ी अलमारी के पास पहुंचा। उसे खोलकर देखा। अलमारी में लेडीज कपड़े हैंगरों पर लटके हुए थे या ठूसे हुए थे। मर्द के कपड़े तो क्या, मर्दाना रुमाल तक भी नजर न आया, जिससे जगमोहन समझ गया कि घर में अनीता गोस्वामी अकेली रहती है। अलमारी में से भी काम की चीज़ नहीं मिली। अलमारी के लॉकर में कुछ जेवरात अवश्य पड़े थे, जो उसने यहीं रहने दिए। एक तरफ टेबल और कुर्सी पड़ी थी। जगमोहन टेबल के पास पहुंचा और ड्रॉर चेक करने लगा। ड्रॉर में कोई खास चीज़ नहीं मिली। 10 मिनट उसे चेक करने में ही बीत गए। फिर जब पलटा तो बेड के पास ही नीचे फर्श पर छोटा सा पर्स पड़ा नजर आया, जो कि लेडीज पर्स था। जगमोहन ने आगे बढ़कर फौरन पर्स को उठाया। उस पर जरा सा खून भी लगा हुआ था। उसे खोलकर देखा तो भीतर 100 और 500 के नोट ठुसे हुए थे। साथ में छोटी सी डायरी थी। जगमोहन ने डायरी निकालकर देखा। 2 फोन नंबर वाली डायरी थी जिसमें नंबर लिखे हुए थे। तभी सोहनलाल ने भीतर प्रवेश किया। उसके हाथ में पोस्ट कार्ड साइज की एल्बम थी। यह देखो, इस एल्बम में सारी तस्वीर एक ही युवती की है। मेरे ख्याल से ये तस्वीरें अनीता गोस्वामी की हो सकती हैं, सोहनलाल ने कहते हुए एल्बम जगमोहन को दिखाई। जगमोहन ने सरसरी तौर पर तस्वीरों को देखा। एल्बम जेब में रख लो, जगमोहन ने कहा और उसे लेडीज पर्स दिखाते हुए बोला। मैंने बोला था
कि इसकी हत्या अनीता गोस्वामी ने की हो सकती है। मेरा कहना सही था। यह पर्स मुझे बेड के पास फर्श पर से मिला है और इस पर खून लगा हुआ है। इसमें नोट भरे पड़े हैं और छोटी सी फ़ोन डायरी है। डायरी के पहले पन्ने पर नाम लिखने वाली जगह पर अनीता गोस्वामी लिखा है, यानी कि उसने अपना नाम लिखा हुआ है। जब वो इस पर चाकू के वार कर रही थी तब उसके हाथ में पर्स भी था, जो हड़बड़ाहट में हाथों से गिर गया। बाद में इस हद तक घबरा चुकी थी कि पर्स को पूरी तरह भूल गई और भाग निकली। शायद तुम ठीक कह रहे हो, सोहन लाल ने गंभीरता से सिर हिलाया। जगमोहन ने पर्स और डायरी जेब में डाली और लाश के सिर में धंसा चाकू निकालकर उस पर से उंगलियों के निशान साफ करने लगा। यह क्या कर रहे हो? सोहन लाल के होठों से निकला। यह चाकू इसी मरने वाले का है, जिसे किसी तरह अनीता गोस्वामी ने हत्या कर इसे ही मार डाला। उसने मजबूरी में ही इसकी जान ली होगी, लेकिन पुलिस को यह बात नहीं समझाई जा सकती। चाकू पर से उसकी उंगलियों के निशान नहीं मिलेंगे तो उसके फंसने के चांस कम रहेंगे। जगमोहन ने गंभीरता से कहा। तुम खामखा दूसरों को कब से बचाने लगे? सोहन लाल ने व्यंग से कहा। मैं खासतौर से किसी को बचाने के लिए घर से नहीं निकला, जगमोहन ने सोच भरे स्वर में कहा। लेकिन यह बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अनीता गोस्वामी की जान खतरे में है। वो भागी फिर रही है। जो कुछ नजर आ रहा है उससे तो यही लगता है। उसके बाद उन्होंने पूरे घर को छान मारा, परंतु कोई काम की चीज नहीं मिली। दोनों वहां से निकले, अपनी अपनी कारों में वहां से रवाना हुए और काफी आगे जाकर सड़क पर ही दोनों ने बात की। जगमोहन ने अपना बताया कि वो किस तरह पूछताछ करते हुए अनीता गोस्वामी के घर पहुंचा था। सोहन लाल ने भी उसे अपनी भागदौड़ के बारे में बताया। इस वक्त हमारे सामने काम करने के कई रास्ते हैं। मरने वाले की जेब से मिला ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके बारे में छानबीन करनी पड़ेगी कि वो कौन था, किसके लिए काम कर रहा था, अनीता गोस्वामी के घर तक कैसे पहुंच गया। अनीता गोस्वामी के पर्स में मिली फ़ोन डायरी है। अब देखना यह है कि डायरी में ऐसा कौन सा उसका खास नंबर हो सकता है कि ऐसे मुसीबत के वक्त पर वो वहां पनाह ले सके। वो अपने सामान के साथ महादेव के घर पर पनाह लिए हुई थी। अब सारे हालातों पर गौर करने से यही जाहिर होता है। मेरी जेब में पोस्टकार्ड साइज की एल्बम है। हो सकता है कि वो सारी तस्वीरें अनीता गोस्वामी की ही हों। सोहन लाल ने कहा। मैं असलम खान को तस्वीरें दिखाकर पूछता हूँ कि क्या ये ही अनीता गोस्वामी है। हाँ, कम से कम अनीता गोस्वामी के चेहरे की तो हमें पहचान हो, जिसे हम ढूंढ रहे हैं, जगमोहन ने सोच भरे स्वर में कहा। लेकिन इतनी भागदौड़ के बाद भी 302 के बारे में कुछ नहीं मालूम हो सका कि वह किस चीज़ का नंबर है। मालूम हो जाता तो भागदौड़ का फायदा नजर आता। सोहन लाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगाई। शाम और रात का अंधेरा मिलने जा रहा था। मैं देवराज चौहान से फ़ोन पर बात करके आता हूँ, जगमोहन ने कहा और सामने दिखाई दे रही मार्केट की तरफ बढ़ गया। सोहन लाल चेहरे पर सोच के भाव लिए उसे जाता देखता रहा। जगमोहन ने फ़ोन पर देवराज चौहान से बात की। कुछ मालूम किया? देवराज चौहान की आवाज़ कानों में पड़ी। हाँ, सोहन लाल भी मेरे साथ है, कहकर जगमोहन ने सारी भागदौड़ बता दी। हाँ, सोहन लाल भी मेरे साथ है, कहकर जगमोहन ने सारी भागदौड़ बता दी। ठीक है, देवराज चौहान का स्वर कानों में पड़ा। अभी सारे काम रोक दो। तुम सोहन लाल के साथ उसके घर पहुंचो। मैं भी सोहन लाल के घर पर पहुंचता हूं, मौका मिलते ही। मौका मिलते ही? जगमोहन के होठों से निकला। मैं समझा नहीं। हाँ, देवराज चौहान का शांत स्वर कानों में पड़ा। महादेव जब मरा, उसे छोड़कर माहिम से जब मैं चला, तो महादेव की जान लेने वाला शायद मेरे पीछे लग गया था। अब वे लोग जानते हैं कि मैं यहाँ बंगले पर हूँ। वे कोई एक नहीं, ज़्यादा लोग हैं। फ़ोन भी आया मुझे। यह पूछा गया कि महादेव ने मरने से पहले मुझे क्या बताया था। वे अब मुझे ख़त्म करना चाहते हैं और इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूँ कि वे बहुत सारे लोग हैं और बंगले को घेर रहे हैं। शायद अंधेरा होने पर वो बंगले के भीतर घुसने की चेष्टा करेंगे। मैं उनसे झगड़ा नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे 302 नंबर के बारे में जानना है। महादेव के असली हत्यारे को पकड़ना है। मैं कुछ ही देर में बंगले से निकलने जा रहा हूँ। वो यही समझते रहेंगे कि मैं बंगले के भीतर हूँ। यहाँ से मैं सीधा सोहन लाल के घर पहुँच रहा हूँ। इसके साथ ही देवराज चौहान ने रिसीवर रख दिया था। होठ भींचे जगमोहन ने भी रिसीवर रख दिया।
रास्ते में जगमोहन और सोहनलाल असलम खान से मिले। तस्वीरों वाली एल्बम दिखलाकर यह बात पक्की कर लो कि वो तस्वीरें अनीता गोस्वामी की ही हैं। देवराज चौहान जब सोहनलाल के कमरे में पहुंचा तो रात के 10 बज रहे थे। देवराज चौहान की बाह मामूली सी घायल थी, जिसे देखते ही जगमोहन बोला, गोली लगी है? रगड़ खाती निकल गई। देवराज चौहान बैठते हुए कह उठा, मतलब कि जब बंगले से निकले तो उन लोगों की निगाहों में आ गए। जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। हाँ, देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर सहमति से सिर हिलाया। उन लोगों का घेरा बहुत तगड़ा था। वह कुल 8 के करीब आदमी थे। हर कोई पेशेवर था और अचूक निशानेबाज था। बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने बंगले को घेरा था कि भीतर वाला किसी भी हालत में बच ना सके। मालूम नहीं हो सका कि वो किसके लोग थे। नहीं, सिर्फ एक ही बार उस आदमी का फोन आया था जो 302 को भूल जाने को कह रहा था। उसके बाद धमकी देकर उसने फोन बंद कर दिया था। बाद में उसी के आदमियों ने बंगले का घेराव किया, मुझे खत्म करने के लिए। देवराज चौहान के होठ खिंच गए। तुम दोनों अपनी सुनाओ। बहुत दिक्कत आ रही है हमें यह काम करने में, क्योंकि छानबीन वाला काम हमने पहले कभी किया नहीं। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर कहा, अजीब अजीब बातों से वास्ता पड़ रहा है। सच में यह काम तो भूसे में से सुई ढूंढने जैसा काम है। सोहनलाल ने कहा, वो कैसे? इतने बड़े मुंबई शहर में उस लड़की को कैसे तलाश करें जो महादेव के साथ रह रही थी? इतना ही मालूम हो सका है कि उसका नाम अनीता गोस्वामी है। सोहनलाल बोला, मुझे वो सब बातें बताओ जो तुम दोनों ने मालूम की है। देवराज चौहान बोला। जगमोहन और सोहनलाल ने अपनी सारी भागदौड़ देवराज चौहान को बताई और जेबों में डाल रखा सामान टेबल पर रख दिया। सामान में सूटकेस में मिली 55 वर्षीय व्यक्ति की तस्वीर, अनीता गोस्वामी के घर पर मिली लाश की जेब से उसका ड्राइविंग लाइसेंस, बेड के नीचे छोटा सा लेडीज पर्स की फोन डायरी और वो एल्बम थी जिसमें सारी तस्वीरें अनीता गोस्वामी की थी। देवराज चौहान ने कश लेकर सोहनलाल को देखा। अनीता गोस्वामी मुंबई बंदरगाह के बारे में कुछ मालूम करना चाहती थी, साथ ही उसे गोताखोर की भी जरूरत थी। देवराज चौहान सोच भरे स्वर में बोला, असलम खान का तो यही कहना है। असलम खान ने यह नहीं बताया कि बतौर गोताखोर वो महादेव से समंदर में से क्या तलाश करवाना चाहती थी? यह बात असलम खान को भी नहीं पता। तुमने पूछा था? हाँ। सोचों में डूबे देवराज चौहान ने टेबल पर पड़ी तस्वीर को उठाया जो जगमोहन को सूटकेस में से मिली। एक ही निगाह में लग रहा था कि वो किसी अमीर आदमी की तस्वीर है। उसने तस्वीर को पलट कर देखा। उसके पीछे कुछ भी लिखा छपा नहीं था। देवराज चौहान ने तस्वीर रखते हुए जगमोहन से कहा, अनीता गोस्वामी अपने सामान के साथ महादेव के घर रह रही थी, जबकि उसका अपना घर भी है। जगमोहन ने सहमति से सिर हिलाया। इसका मतलब कि वो कोई खास काम कर रही थी, शायद किसी के खिलाफ कुछ कर रही थी और उसे डर था कि उसकी जान लेने की कोशिश भी की जा सकती है। महादेव के यहाँ रहने की एकमात्र यही वजह हो सकती थी। तो फिर महादेव की जान क्यों ली गई? इसलिए कि अनीता गोस्वामी महादेव से जो काम करवा रही थी, कुछ लोग नहीं चाहते थे कि वो ऐसा करे। मेरे ख्याल में अनीता गोस्वामी को खतरे का एहसास हो गया होगा। वो तो खुद को बचा गई, परंतु महादेव उनकी निगाहों में ही रहा और गोली का निशाना बन गया। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, बंदरगाह पर मौजूद ऐसे किसी आदमी को जानते हो जो महादेव का वाकिफकार हो? नहीं, मैं भी नहीं। महादेव मुंबई बंदरगाह पर जो काम कर रहा था तो जाहिर है कि वहां उसका कोई सोर्स भी होगा और महादेव ने ऐसी कोई खबर पा भी ली होगी जो उसकी मौत की वजह बनी। देवराज चौहान ने कहा, जिस तरह महादेव को शूट किया गया, हो सकता है कि उसी तरह अनीता गोस्वामी की भी हत्या कर दी गई हो। जगमोहन ने कहा, क्योंकि वो भी तो जान बचाती भागी फिर रही थी। तुम्हारी बात सच ही मानता अगर अनीता गोस्वामी के घर पर उस आदमी की लाश न पड़ी होती और खून लगा लेडीज पर्स पास में न मिलता। उससे स्पष्ट जाहिर है कि वो खून अनीता गोस्वामी ने ही किया है और अभी तक वो जिंदा है, परंतु मौत उसके पीछे है, वो खतरे में है। अगर वो हमें मिल जाए तो हमारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। एक एक बात आईने की तरह साफ हो जाए। परंतु जिसे जान का डर हो वो आसानी से मिलने वाली नहीं, वो तो अपनी परछाई से भी दूर भागेगी।
यह बात तो है। सोहनलाल ने सिर हिलाया। सुरेश जोगेलकर का मरना मुझे समझ में नहीं आया। जगमोहन कह उठा। तुमने मुझे बताया कि उन्हें चैम्बूर ले जाने वाला टैक्सी ड्राइवर कह रहा था कि लड़की घबराई हुई थी और महादेव उसे तसल्ली दे रहा था कि सुरेश जोगेलकर सब ठीक कर देगा, वो उसका दोस्त है। यानी कि महादेव चैम्बूर में अनीता गोस्वामी के साथ जोगेलकर से मिला और जब 302 नंबर वालों को मालूम हुआ कि महादेव जोगेलकर से मिला है तो उन्होंने जोगेलकर को खत्म कर दिया। यानी कि महादेव या अनीता गोस्वामी जिससे भी मिलते वो लोग उन्हें खत्म कर देते, शायद यह सोचकर कि उन दोनों ने सामने वाले को उनके बारे में जाने क्या बताया होगा, जैसे कि उन्होंने मुझे भी खत्म करने की चेष्टा की। स्पष्ट जाहिर है कि वो लोग नहीं चाहते कि 302 नंबर की हकीकत किसी को पता चले। ये 302 है क्या? सोहनलाल खींच भरे स्वर में कह उठा। यही तो मालूम करने की चेष्टा कर रहे हैं, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। अब तक जो बातें सामने आई हैं मैं उन्हीं के आधार पर बातें बता रहा हूँ। असल बात तो शायद बाद में मालूम हो, जब 302 नंबर के बारे में पता चलेगा कि वो किस चीज़ का नंबर है। दोनों खामोश रहे। चेहरों पर सोचों के भाव नाच रहे थे। देवराज चौहान ने टेबल पर पड़ा ड्राइविंग लाइसेंस उठाया, उसे खोलकर देखा। मरने वाले की तस्वीर और उसका पता लिखा था। देवराज चौहान ने लाइसेंस सोहनलाल को थमाते हुए कहा, मरने वाले के बारे में जानकारी इकट्ठी करो। नाम पता भीतर लिखा है। वो कैसा आदमी था, किसके लिए काम करता था, या फिर ऐसी ही कोई बात। सोहनलाल ने सिर हिलाकर लाइसेंस जेब में डाल लिया। देवराज चौहान ने टेबल पर पड़ी अनीता गोस्वामी की फ़ोन डायरी उठाई और एक एक पन्ना पलटने लगा। उन पर लिखे फ़ोन नंबरों को चेक करने लगा। पूरी डायरी चेक करने के बाद उसने जगमोहन को देखा। इस डायरी में एक फ़ोन नंबर के साथ नाम की जगह मौसी लिखा है। इस मौसी को चेक करो। इसके अलावा और भी कई नंबर हमारे काम के हो सकते हैं। सब नंबरों को चेक करो, शायद कोई काम की बात मालूम हो। जगमोहन ने फ़ोन की डायरी ले ली। देवराज चौहान ने अनीता गोस्वामी की तस्वीरों वाली पोस्ट कार्ड साइज की एल्बम उठाई और एक एक तस्वीर को गौर से देखने लगा। कोई तस्वीर भरे बाजार में ली गई थी तो कोई तस्वीर पार्क में, कुछ तस्वीरें समंदर के किनारे की थी तो चंद तस्वीरें पानी से चलने वाले बड़े बड़े जहाज़ों की थी, जिस पर बेहद खुशनुमा चेहरे में अनीता गोस्वामी खड़ी नजर आ रही थी। तस्वीरों और एल्बम की हालत बताती है कि यह तस्वीरें हाल ही में ली गई हैं। आधी से ज़्यादा तस्वीरों में एक ही जैसे कपड़े हैं, यानी कि कैमरे में पड़ी फिल्म 1-2 दिन में खत्म कर गई है। तो सवाल यह आता है कि तस्वीरें खींचने वाला कौन है? जो भी है, अनीता का कोई खास ही होगा। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने जगमोहन और सोहनलाल को देखा। हर तस्वीर में वो खुलकर मुस्कुरा रही है, तो तस्वीरें खींचने वाला उसका खास ही होगा, जगमोहन बोला। और उस खास का फ़ोन नंबर इस डायरी में अवश्य होगा, देवराज चौहान ने विश्वास भरे स्वर में कहा। हाँ, जगमोहन ने सहमति से सिर हिलाया। मैं कोशिश करूंगा कि उसके बारे में जान सकूं। देवराज चौहान एल्बम बंद करने ही जा रहा था कि एकाएक ठिठक गया। अगले ही पल उसकी आंखें सिकुड़ गई, चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। तस्वीर में अनीता गोस्वामी के बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरे पर दिलकश मुस्कान थी। वो जहाज के नीचे वाले डेक पर खड़ी थी। उसके नीचे जहाज पर 302 लिखा हुआ था और तस्वीर के नीचे पानी नजर आ रहा था। देवराज चौहान अपलक जहाज पर लिखे 302 को देखता रह गया। अगले ही पल उसके चेहरे के भाव सामान्य होने लगे। चेहरे पर सोच भरी गंभीरता आ टिकी। उसने एल्बम से तस्वीर निकाली और जगमोहन की तरफ बढ़ाई। इस तस्वीर को देखो। जगमोहन ने तस्वीर को हाथ में लेकर देखा। कुछ नजर आया? देवराज चौहान बोला। सब कुछ नजर आ रहा है तस्वीर में, लेकिन तुम क्या दिखाना चाहते हो? जगमोहन ने तस्वीर से निगाहें हटाई। अभी मालूम हो जाएगा। सोहनलाल, तुम देखो। सोहनलाल ने जगमोहन के हाथ से तस्वीर लेकर देखी। मानता हूँ अनीता गोस्वामी बहुत खूबसूरत है। कुछ देर बाद सोहनलाल तस्वीर से निगाहें हटाकर कह उठा। खुश मिजाज भी लगती है। तस्वीर भी अच्छी ली गई है। और देवराज चौहान ने उसके हाथ से तस्वीर ली और टेबल पर रखी। इस तस्वीर में जहाज पर, पानी के जहाज पर वो खड़ी है। देवराज चौहान ने दोनों को देखा। दोनों ने सहमति से सिर हिलाया। जहां वो खड़ी है, डेक पर, यह जहाज का नीचे वाला डेक है।
यह कैसे कहा जा सकता है? हो सकता है कि ऊपर वाला या बीच का डेक है। सोहनलाल कह उठा। यह नीचे वाला डेक है। डेक की रेलिंग के नीचे देखो, तस्वीर के सबसे नीचे। दोनों की निगाह तस्वीर में सबसे नीचे गई, जहां बेहद छोटा सा 302 लिखा नजर आ रहा था। दोनों चौंके। 302? यह तो 302 नंबर है। हाँ, देवराज चौहान ने सोच भरे ढंग में सिर हिलाया। इसे हम जहाज नंबर 302 कह सकते हैं। जगमोहन और सोहनलाल की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। तुम्हारा मतलब कि महादेव इसी जहाज नंबर 302 के बारे में कुछ कहना? जगमोहन ने कहना चाहा। हो भी सकता है और नहीं भी, सोहनलाल ने फौरन कहा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और दोनों पर निगाह मारकर बोला, महादेव इसी जहाज नंबर 302 के बारे में कुछ कहना चाहता था। यह बात तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? हो सकता है तस्वीर में 302 नंबर जहाज का दिखना महज इत्तेफाक हो। इस नंबर को हम महादेव के साथ इसलिए जोड़ रहे हैं कि मरते वक्त महादेव के मुंह से 302 निकला था। जगमोहन ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। देवराज चौहान के होठों पर अजीब सी मुस्कान उभरी। तुम्हारी बात सही है कि इस वक्त हम यह जानने की चेष्टा कर रहे हैं कि 302 नंबर क्या है। ऐसे में जो भी 302 नंबर हमारे सामने आएगा उसे हम महादेव वाला 302 समझने लगेंगे। इस वक्त अगर हम जहाज पर लिखे 302 नंबर के साथ साथ अनीता गोस्वामी को भी साथ लें, जो कि 302 नंबर जहाज पर खड़ी है, जो आखिरी 3-4 दिनों से महादेव के साथ रही थी और उससे मुंबई बंदरगाह पर कोई काम करवा रही थी, तो हमें यकीन करना पड़ेगा कि महादेव इसी जहाज नंबर 302 के बारे में कुछ कहना चाहता था, क्योंकि 302 नंबर के जहाज और अनीता गोस्वामी का एक ही जगह होना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। जगमोहन और सोहनलाल देवराज चौहान को देखने लगे। मैंने पहले ही कहा था कि यह तस्वीरें हाल ही में ली गई लगती हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन पहले। इसका मतलब जहाज नंबर 302 मुंबई बंदरगाह पर ही इस वक्त लंगर डाले खड़ा है। इस तस्वीर से स्पष्ट जाहिर है कि तस्वीर खड़े जहाज पर ली गई है। तस्वीर लेने वाला समंदर में बोट पर या अन्य किसी चीज पर सवार होगा। तस्वीर में दूर 2 जहाजों की जरा जरा झलक मिल रही है, जो कि यकीनन लंगर डाले खड़ा है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहने के साथ दोनों को देखा। महादेव के हत्यारे का जहाज नंबर 302 से वास्ता है। 302 नंबर जहाज के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी, तभी महादेव के हत्यारे तक पहुंचा जा सकता है। हमारी यह कोशिश बहुत आसान हो सकती है अगर अनीता गोस्वामी की तस्वीरें लेने वाला हमें मिल जाए, या फिर उसका कोई ऐसा पहचान वाला मिल जाए जो बता सके कि अनीता गोस्वामी किस फेर में थी। मैं उस आदमी के बारे में छानबीन करता हूँ जो अनीता गोस्वामी के घर मरा पड़ा था, सोहनलाल ने कहा। उसके ड्राइविंग लाइसेंस पर उसका नाम पता लिखा है और मैं अनीता गोस्वामी की फ़ोन डायरी में लिखे मौसी के नंबर और अन्य नंबरों के दम पर उसे तलाश करने की कोशिश करता हूँ, जो अनीता गोस्वामी का नज़दीकी है जिसने ये तस्वीरें खींची। देवराज चौहान ने वो तस्वीर उठा ली जिसमें जहाज पर अनीता गोस्वामी खड़ी मुस्कुरा रही थी, जिस जहाज के सबसे नीचे 302 लिखा नजर आ रहा था। मैं इस जहाज के बारे में छानबीन करता हूँ, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। अनीता गोस्वामी खुद ही मिल जाए तो सारी कठिनाइयां दूर हो जाएं। सोहनलाल बोला। वो नहीं मिलेगी। जगमोहन ने उसे देखा। क्यों? बताया तो, वो डरी बैठी है, कहीं छिपी हुई है, उसकी जान को खतरा है। महादेव को साथ लेकर वो बंदरगाह पर कोई खास काम कर रही थी, लेकिन महादेव की मौत के बाद तो उसे अपनी जान की फिक्र पड़ गई होगी। ऐसे में वो सामने आने वाली कहाँ? जगमोहन ने पक्के स्वर में कहा। देवराज चौहान ने तस्वीर पर से निगाह हटाकर सोहनलाल से कहा, जिन्होंने महादेव की जान ली तो मेरा चेहरा जानते हैं और मुंबई बंदरगाह से वास्ता रखते हैं। ऐसे में सीधे सीधे बंदरगाह पर जाना खतरे वाला काम हो सकता है। तुम मेकअप के सामान का इंतजाम करो, चेहरा बदलकर ही बंदरगाह पर जाना ठीक रहेगा। 2-3 घंटों में हुलिया बदलने का सारा इंतजाम कर दूंगा, सोहनलाल ने कहा। जगमोहन ने टेबल पर से वो तस्वीर उठाई जो 55 वर्षीय किसी अमीर आदमी की थी और अनीता गोस्वामी के सूटकेस में से मिली थी। यह तस्वीर किसकी हो सकती है? जगमोहन के होठ सिकोड़े। यह तस्वीर ऐसे किसी खास व्यक्ति की है जो अनीता गोस्वामी के लिए खास अहमियत रखता है, देवराज चौहान ने कहा।
क्योंकि वो सूटकेस में अपने कपड़े वगैरह लेकर महादेव के यहाँ आ छिपी थी। ऐसे में किसी की तस्वीर भी साथ ले आने का मतलब है कि तस्वीर खास आदमी की है। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने जगमोहन के हाथ से तस्वीर ली और अपनी जेब में डाली। सुबह के 8 बज रहे थे। देवराज चौहान मुंबई बंदरगाह पर पहुंचा। वह मेकअप पे था, बदन पर कमीज पैंट, परंतु चेहरा पूरी तरह बदला हुआ था। गालों पर काले सफेद बालों की खिचड़ी नुमा दाढ़ी थी। सिर के बाल भी काले सफेद नजर आ रहे थे। भौहों पर भी वैसे ही बाल लगा रखे थे। आंखों पर नजर का चश्मा, जबकि उसके शीशे प्लेन थे। देखने में इस वक्त वो 55 वर्षीय व्यक्ति नजर आ रहा था। बंदरगाह के विशाल बड़ी इमारत के सामने टैक्सी पर उतरा और किराया देकर भीतर प्रवेश कर गया। भीड़ और गर्मा गर्मी वहां नजर आ रही थी। हर कोई अपने काम में व्यस्त नजर आ रहा था। वर्दी पहने बंदरगाह के कर्मचारी कोई अकेला और कुछ ग्रुप में आ जा रहे थे। कुछ आगे जाकर अलग अलग काउंटर बने हुए थे जिन पर कर्मचारी मौजूद थे और लोग भी लाइन में खड़े थे। देवराज चौहान समझ गया कि कोई यात्री जहाज के यही यात्री हैं जिनकी रवानगी की तैयारी हो रही है। उन काउंटरों के बीच साफ सुथरी राहदारी दूर तक जा रही थी। जहाज तक जाने के लिए यात्रियों को वहां से गुजरना होता है और राहदारी के रास्ते में जगह जगह बस स्टॉप जैसी जगह बनी नजर आ रही थी जहां यात्रियों के सामान की चेकिंग होती थी। उसी राहदारी में चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले तैनात थे। उस तरफ यूं ही जाना मुमकिन नहीं था। देवराज चौहान एक ही जगह खड़ा इधर उधर निगाहें दौड़ाता रहा। फिर एक ऐसे काउंटर पर पहुंचा जो बिल्कुल खाली था और जहां यूनिफॉर्म में युवती मौजूद थी। वेलकम सर, युवती उसे देखते ही बोली। मैडम, मैं 302 नंबर जहाज के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि सॉरी सर, यह पूछताछ का काउंटर नहीं है, आप उस तरफ जाइए। युवती उसकी बात काटकर कह उठी। मैं किसी जहाज की रवानगी के वक्त किसी जहाज के आने का समय नहीं पूछना चाहता। देवराज चौहान ने फौरन मुस्कुराकर कहा, मैं जहाज नंबर 302 के बारे में। सर, जहाज को उसके नंबर नहीं, नाम से जाना पहचाना जाता है, युवती बोली। बंदरगाह पर इतने जहाज़ों का आना जाना लगा रहता है कि नाम से जानने में भी कई बार कठिनाई हो जाती है। अगर आप जहाज का नाम बताएं तो शायद मैं बता सकूं जो आप पूछना चाहते हैं। जहाज का नाम तो मुझे मालूम नहीं। सॉरी सर, फिर मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। देवराज चौहान काउंटर से हट गया। युवती ठीक कह रही थी कि जहाज के बारे में पूछताछ के लिए जहाज का नाम मालूम होना जरूरी है, जबकि उसके पास सिर्फ जहाज का नंबर था। देवराज चौहान समझ गया कि इस तरह वो 302 नंबर जहाज के बारे में नहीं जान पाएगा। इस जानकारी को पाने के लिए उसे बंदरगाह की गोदी पर जाना होगा जहां सामान उतारने और लादने का काम होता है। वहां काम करने वाले मजदूर या कर्मचारी ऐसी जानकारी अवश्य रखते होंगे, परंतु गोदी पर जाना भी आसान काम नहीं था। इसके लिए चोर रास्ते का इस्तेमाल करना होगा। देवराज चौहान बंदरगाह की इमारत से बाहर निकला और जेबों में हाथ डाले इमारत के साथ साथ ही लापरवाही से चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। बाहर भी खासी चहल पहल थी। करीब 10 मिनट चलने पर बंदरगाह की इमारत समाप्त हुई और साथ ही रेलिंग शुरू हो गई, जो करीब 5 फीट ऊंची थी और काफी दूर तक जा रही थी। रेलिंग के पार काफी चौड़ा रास्ता आगे जा रहा था। उधर अधिकतर मजदूर या क्लर्क टाइप के ही कर्मचारी नजर आ रहे थे जो ट्रॉलियों पर सामान लादे इधर उधर जा रहे थे। देवराज चौहान जानता था कि आगे जाकर गोदाम है। वहां दूसरे देशों से आए सामान को रखा जाता था और जहाज पर ले जाने वाले सामान को भी पहले वहां रखा जाता था, उसके बाद जहाज पर लादा जाता था। रेलिंग का बड़ा हिस्सा पार करने के बाद रेलिंग के बीच लोहे के गेट पर जाकर रुका, जो कि बंद था, जो कि भीतर जाने का रास्ता था, जिसके पार मेज कुर्सी रखे मुंशी जैसा व्यक्ति बैठा था। टेबल पर रजिस्टर और उसमें फंसा पेन नजर आ रहा था, यानी कि माल के अंदर बाहर जाने का खाता वो ही रखता था। गेट पर चौकीदार टाइप का व्यक्ति खड़ा था। खोलो, देवराज चौहान बोला। चौकीदार ने उसे सिर से पांव तक देखा। कहाँ जाना है साहब? भीतर। भीतर जाने का रास्ता यहाँ से नहीं, उधर से है, वो इमारत की तरफ से, चौकीदार ने कहा। मैं जानता हूँ, देवराज चौहान मुस्कुराया, लेकिन मैं यहीं से भीतर जाना चाहता हूँ। यहाँ से किसी बाहरी व्यक्ति का भीतर जाना मना है, उसने लापरवाही से कहा। जाने दो यार।
चौकीदार ने ध्यानपूर्वक देवराज चौहान के मेकअप वाले 55 वर्षीय चेहरे को देखा। काम क्या है? मैं उपन्यास लिखता हूँ। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान थी। उपन्यास? हाँ, नॉवेल। कभी पढ़े हैं? बहुत पढ़े हैं। मेरा एक पड़ोसी भी था, वो भी बहुत पढ़ता था। उसने गहरी सांस लेकर कहा। पढ़ता था तो अब क्या हो गया उसे? जेल में है, उम्र कैद की सजा भुगत रहा है, उपन्यास पढ़ने की बदौलत। ये कैसे हो सकता है? मैं समझा नहीं। उसकी नौकरी छूट गई थी, कहीं और नौकरी मिली नहीं, पल्ले बंधा नावा भी खा गया। अब नोटों की जरूरत थी। 2 ही काम थे, भीख मांगे या चोरी करे। नौकरी मिलने की आस तो पूरी तरह खत्म हो गई थी और वो ऐसे लेखक के उपन्यास पढ़ता था जिसकी कहानियों में डकैती की योजनाएं होती थी। कहकर 2 पल के लिए चौकीदार ठिठका। साहब जी, आप लोग जो उपन्यास लिखते हो वो कल्पना की उपज होती है, सोचों की पटरी होती है। हकीकत की हवा भी उपन्यास को छूकर नहीं गई होती, लेकिन कुछ पढ़ने वाले समझ बैठते हैं कि उपन्यास में सच लिखा है। मैंने पड़ोसी को बहुत समझाया कि ये सब झूठ होता है, परंतु वो नहीं माना। उसने उस उपन्यास लेखक के उपन्यास में से ऐसा उपन्यास चुना जिसमें उम्दा डकैती थी और इसी डकैती को सामने रखकर, जैसे छोटे बच्चे पेपर देते हैं, वैसे ही उसने डकैती करने की कोशिश की और जेल में पहुंच गया। इतने पर भी उसे अकल नहीं आई। परसों ही जेल में उसकी बीवी उससे मिलने गई तो बीवी को बोला, मुझे उसी लेखक के छांट कर वो उपन्यास लाकर दो जिन उपन्यासों में उपन्यास का हीरो जेल से भागता है, योजना बनाकर। मतलब कि अब वो जेल से भागने की सोच रहा है, उपन्यास के हीरो की तरह। देवराज चौहान मुस्कुराया। तो ये उपन्यास लिखने वाले की गलती हुई या पढ़ने वाले की? देवराज चौहान बोला, लिखने वाले ने तो कल्पना से लोगों का मनोरंजन किया है। शायद उपन्यासों में ऐसा कुछ लिखा छपा भी होता है कि ये नकली कहानी है, इसे मजे लेने के लिए ही पढ़े। इस पर भी वो नहीं समझा तो गलती पढ़ने वाले की ही हुई कि नकली बातों को असली समझकर चल दिया मुंह उठाकर। चौकीदार ने मुंह बनाया। मुस्कुराता हुआ देवराज चौहान उसे देखता रहा। आप वो ही उपन्यास लेखक तो नहीं जो? नहीं, मैं तो प्रेम त्रिकोण पर अधिकतर उपन्यास लिखता हूँ। फिर तो आप बहुत भला करते हैं। किसका? जवान लड़के लड़कियों का। आपके उपन्यास पढ़कर वो प्रेम करने के कई रास्ते ढूंढ निकालते होंगे। मुझे तो ऐसी कोई खबर नहीं मिली। हमारी गली में एक लड़का लड़की घर से भाग गए। लड़का प्रेम के उपन्यास ही पढ़ता था। हो सकता है आपने अपने किसी उपन्यास में लिखा कि कोई लड़का किसी लड़की को भगा ले जाता है। अभी तक तो नहीं लिखा। तो फिर उस लड़के ने किसी और लेखक का उपन्यास पढ़ा होगा। उसने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। तुम उपन्यासों के बहुत शौकीन लगते हो। हाँ, बहुत उपन्यास पढ़ता था। खान वाले के, कर्नल विनोद, कैप्टन हमीद, कासिम, इमरान के, इब्ने सफ़ी के। पुराने पापी हो। वो हंसा, फिर बोला, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर कि आप उपन्यास लिखते हैं, लेकिन काम क्या करते हैं? उपन्यास लिखता हूँ। देवराज चौहान मुस्कुराया। माना सुना, लेकिन काम क्या करते हैं? वो सिर हिलाकर बोला, ये काम नहीं है, उपन्यास लिखना। हाँ, कमाल है, उपन्यास लिखना काम कैसे हो गया? इसमें नोट कहाँ आते हैं? थोड़े से आ जाते हैं। हैरानी है, पहली बार सुन रहा हूँ कि उपन्यास लिखना काम है। थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाते हैं। खैर छोड़ो, होगा काम। मैं तो इसे काम करना नहीं मानता। उसने कुछ ज़्यादा ही लंबी सांस ली, थोड़ा सा मुंह बनाया। देवराज चौहान के होठों पर बराबर मुस्कान छाई हुई थी। बात आगे बढ़ाने के लिए वो पुनः बोला, आप कुछ कह रहे थे? मैं बता रहा था कि मैं उपन्यास लिखता हूँ और अब जो उपन्यास लिख रहा हूँ उसमें मुंबई बंदरगाह दिखाना है। गोदी, सामान रखने की जगह और एक जहाज को अंदर से देखना है कि वो कैसा होता है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।